पूज्य भगवाध्वज एवं अधिकारीगण और स्वयंसेवक बंधुओं, जैसा कि आप सबको विदित है, आज यहाँ दशहरे पर्व के संचालन के उपलक्ष्य में हम यहाँ उपस्थित हैं और प्रतिवर्ष दशहरा समाज और स्वयंसेवक मनाते हैं। तो मनाते हैं में जो एक भाव आता है, वो जो भाव आता है ऐसा लगता है कि सेलिब्रेशन का भाव आता है, मनाते हैं। लेकिन वास्तव में यहाँ जो है दशहरा जो है 9 दिन शक्ति की आराधना, और आराधना के बाद एक तरह से शक्ति का प्रदर्शन या शक्ति संचय का मूल्यांकन जो हम करते हैं, तो ये मनाना नहीं है, ये मनन है। हमारी जो परंपराएं हैं और हमारे जो जीवन मूल्य हैं, जिसके आधार पे हमारा जीवन गढ़ा गया है, बना है, हमारा समाज बना है, और हमारे मूल्यों परंपराओं के का जो हमने सतत पालन किया है, इसके कारण हमारे समाज के आदर्श हैं, मूल्य हैं। और विश्व में केवल 2 संस्कृति हैं, चीन की और भारत की संस्कृति, जो पुरातन संस्कृति। बाकी सैकड़ों संस्कृति उदित हुई और आक्रांताओं के प्रभाव से या दुष्प्रभाव से नष्ट हो गई। तो आज हमारी संस्कृति यदि जीवित है तो उसमें हमारे पूर्वजों का संघर्ष, योगदान और उनकी जीवन शैली, उन्होंने जीवन मूल्यों की जो रक्षा करी, उसका योगदान है। आज हम जिस जगह खड़े हैं, इस जगह जब 1925 में संघ की स्थापना की थी, देश की लगभग वही परिस्थिति थी जो अभी है। देश एक विभाजन के दरवाजे पे खड़ा था, और यदि हम मनन करें आज की परिस्थिति का, तो हम बहुत बड़ा भूभाग अफगानिस्तान से यहाँ तक बहुत बड़ा भूभाग खो चुके हैं, और जिस कारण से खोया था वो समस्या अभी भी वहीं विद्यमान है। तो हमको अपनी समस्या, जैसा कि मैंने कहा, मनन करने बैठे हैं हम, या मनाने नहीं बैठे, मनन करने बैठे हैं, तो हमको हमारी समस्या को मनन करना पड़ेगा, मतलब उसको चिन्हित करना पड़ेगा कि हमारी समस्या क्यों है, हमारी दुर्दशा का कारण क्या है। तो जो हमारी समस्या पहले थी वही समस्या अभी भी है, और उस समस्या का जब हम विश्लेषण करते हैं, समस्या को अंडरलाइन करते हैं कि समस्या क्या है, यदि हम ये समझ गए कि समस्या क्या है और हमने समाज को समझा पाए समस्या क्या है, तो हम अपनी आधी लड़ाई जीत लेंगे। तो हम तो स्वयंसेवक जो गणवेशधारी हैं, गणवेश पहने खड़े हैं, हम समस्या को समझते हैं, पर हम समाज में वैसा जागरण नहीं ला पाए जैसी कि अपेक्षा थी। हमारे काम की गति निश्चित ही कम है, और हम कहाँ प्रवेश कर रहे हैं आज हम 100वें वर्ष में प्रवेश कर रहे हैं। जब हम अगला जो दशहरा मनाएंगे, जब 100 वर्ष पूर्ण हो चुके होंगे, तो हमें हमारी गति को बढ़ाने की ज़रूरत है, और बढ़ाने की नहीं, बहुत तीव्रता से बढ़ाने की ज़रूरत है। जैसा कि मैंने कहा कि यदि हमने अपनी समस्या समझ ली, तो फिर समस्या के कारण को समझना पड़ेगा कि समस्या क्यों आई, ये समस्या क्यों आई, और समस्या जब हम क्यों आई तो उसके निवारण पे फिर अपन विचार करेंगे और निवारण की कोशिश करेंगे। तो जैसा आप समझ सकते हैं, समस्या क्यों आई, इस समस्या के लिए कोई और समाज दोषी नहीं है। ये जो समस्या आई है, विश्व के हर समाज पे उसके ऊपर संकट आता है, अस्तित्व के संकट आता है, और अस्तित्व के संकट का जिसने सीना खोल के सामना किया वो समाज जीवित रहा, और जिसने आंख बंद करी, कबूतर की तरह बिल्ली के आने पे शतुरमुर्ग की तरह रेत में मुंडी डाली, वो समाज नष्ट हो गया। आंख बंद करने से, समस्या को नकारने से समस्या खत्म होती नहीं है। और हमारे समाज का बहुत हिस्सा अभी तक सहिष्णुता में जी रहा है और समस्या को नकार रहा है। जिस प्रकार का रोग होता है उसी प्रकार का ट्रीटमेंट की जरूरत होती है। कैंसर होता है तो कैंसर वाली कोशिका को नहीं निकालते, उसके आसपास की, उसके कोशिका और उससे थोड़े दूर तक की, जिनमें संक्रमण होने की संभावना, सारी कोशिकाओं को निकाला जाता है, और उसके बाद कीमो भी दिया जाता है। तो जो समस्या है बहुत बड़ी समस्या है, इसको हमको बिल्कुल आंख खोलकर, दिमाग खोल के समझना होगा, और उसके निवारण पर
जितनी तीव्रता से, जितनी शक्ति से उसकी ज़रूरत है वो हमको करना होगा। जैसा कि परम पूजनी ने कहा था, समाज साथ देगा, शासन साथ देगा, और शासन के आने तक हमको अपनी आपको अस्तित्व को बचाए रखना है। तो मेरी जो बातें हैं आज समझ सकते हैं मैं क्या कह रहा हूँ। और इस समस्या का निवारण का सबसे अच्छा जो तरीका हमारे प्रेरक समाज में सदियों से जिनसे हमने प्रेरणा ली, शिवाजी, छत्रपति शिवाजी ने इस समस्या का निवारण बहुत अच्छे से किया, बहुत तरीके से किया। उन्होंने किसी को भयभीत नहीं किया, पर समस्या के निवारण के लिए जो आवश्यक कार्य थे वो सारे कार्य उन्होंने किए। हम उनके जीवनी को देखकर, समझकर हम समझ सकते हैं कि जो आज हमारे सामने जो समस्या है उसको करने के लिए जिस प्रकार की निठुरता की जरूरत पड़ेगी वो हमको अपनाना पड़ेगा। यदि हम मतलब दो मन से चलेंगे, करूं नहीं करूं, करूं नहीं करूं, हमने हमारे काम को प्रायोरिटी में नहीं रखा, अन्य चीज़ों को प्रायोरिटी में रखा, तो हमको नष्ट होने से कोई बचा नहीं सकता। आज का वैभव हमारे देश में जो है, इससे बहुत ज़्यादा वैभवशाली हमारा देश था, पर असंगठित होने के कारण हम लगातार नष्ट हुए, लगातार पतन हुआ। और ये हमारे लिए नहीं है, हमने विश्व के सैकड़ों देशों के उदाहरण देख लें। विघटनकारी शक्तियाँ दो प्रकार की हैं। एक आर्थिक रूप से हम देखते हैं, जैसा कि हम पेपरों में और बाकी जगह देखते हैं, जो विश्व की सबसे बड़ी आर्थिक ताकत जो बनी हुई है वो विश्व को संचालित करती है, चाहे वो मेडिकल लाइन हो, चाहे वो शास्त्र हो, चाहे वो तेल हो, जिसपे जिनका कब्जा है, और वो पूरे दुनिया को अपनी ज़रूरत के हिसाब से झुकाती है, अपनी ज़रूरत के हिसाब से नीति बनाने के लिए प्रेरित करती है। लोग सहजता से नहीं मानते तो उनका तख्ता पलट करती है, जैसा कि बांग्लादेश का हम तत्काल का उदाहरण देख सकते हैं। तो वैसा ही प्रयास यहाँ पर भी बहुत लंबे समय से हो रहा है। जैसे नाम लेने की जरूरत नहीं है, फिर भी मैं हिंट कर सकता हूँ। लोग डीप स्टेट बोलते, जॉर्ज सोरोस जैसे लोग यहाँ बहुत अंदर बहुत सामाजिक सुधार के संगठन बनाने के नाम से हमारे समाज में कई प्रकार की धारणाएं बदलने का उन्होंने प्रयास किया, और वो सतत लगे हुए हैं हमारे समाज को जातियों में बांटने के लिए, हमारे समाज को भाषा के आधार पर बांटने के लिए, हमारे समाज को कई प्रकार से बांटने के लिए लगे हैं। और जैसा कि ऊपर से संदेश आया है, हमको बंटना नहीं है, और केवल बंटना नहीं है, हमको संगठित होना है। कल युग में एक ही ताकत है, संगठन ही शक्ति है। यदि हमने संगठित नहीं हुए तो ये देश का वैभव हम खो देंगे। तो जैसा कि मैंने कहा, आप सब पुराने संशोधक हैं, बहुत डीप में जाके आपको ये सब समस्याएं बताने की ज़रूरत नहीं है। आप सब समझते हैं क्या समस्या है और उनका निवारण क्या है, ये भी सब आप समझते हैं। मैं तो केवल आपको स्मरण दिला रहा हूँ। आज हम देखते हैं विश्व कहाँ खड़ा है, रूस और यूक्रेन का युद्ध हो रहा है, और भारत किसी देश का पक्ष नहीं ले रहा, पर रूस में सदियों से हमारा साथ भी रहा है। कई प्रकार की समस्या हमारे साथ खड़ा था, तो हमारे मन में भी, आम जन के मन में भी रूस के प्रति एक सहानुभूति है। पर हम रूस के व्यवहार को देखते हैं तो रूस चीन के साथ खड़ा है, रूस ईरान से शस्त्र ले रहा है। तो हम पाते हैं कि जिस रूस के साथ हम खड़े हैं वो रूस हमारा कितना साथ दे पाएगा। यदि विषम परिस्थिति होती है तो रूस हमारा साथ देगा कि चीन का साथ देगा। एक और मोर्चा हम देखते खुला हुआ है, इजराइल का मोर्चा। इजराइल लेबनान से लड़ रहा है, कहीं ईरान से लड़ रहा है। उसमें हम हमारे मन की सहानुभूति हम पाते हैं कि हम इजराइल के साथ हैं, पर इजराइल को सबसे ज़्यादा सपोर्ट कौन कर रहा है? अमेरिका। पर हम अपने आप को अमेरिका से नहीं जोड़ पाते। अमेरिका ने अभी कुछ ही दिनों पहले तालिबान खालिस्तानी जो समर्थक लोग कनाडा में, अमेरिका में हैं, उनके समर्थन में कई बयान दिए और हम पे प्रेशर बनाने की कोशिश की। तो मेरा केवल ये कहना है कि हम
किसके भरोसे रहे? किसी के भरोसे रह नहीं सकते। हमको केवल खुद का ही भरोसा है। कोई भी व्यक्ति यदि कमजोर है तो उसका साथ कोई नहीं देगा, सबल है उसके लिए सारे काम करने का अधिकार है। तो हमको सबल बनने की जरूरत है और सबलता जागरण में है, सबलता संगठन में है। क्योंकि जैसा कि विपिन रावत ने कहा था, भारत के आने वाले संगठन में हमको 2.5 मोर्चों पर लड़ना पड़ेगा। हम देखते हैं कि हमारा जो नेतृत्व कर रहे हैं वो अपना काम बखूबी कर रहे हैं। पाकिस्तान की हालत ये हो गई है कि खाने को दाना नहीं है। चीन भी डोकला में सीना तान के अड़ा रहा, अब वो भी दुम दबा के पीछे हट गया। तो मेरा कहना है कि जो 2 मोर्चे थे, जैसा विपिन रावत ने कहा था, उन दोनों मोर्चों में प्रशासन को, शासन को, हमारे अग्रसर उनको जो काम करना था वो बखूबी कर रहे हैं। उसके अलावा 2.5 मोर्चा हमने कहा था, आधा मोर्चा जो बचा है, जो सेना नहीं लड़ेगी, जो शासन नहीं लड़ेगा, जिसका मुकाबला हमको ही करना है, वो 2.5 मोर्चा, 2.5 जरूर कहा था, वो 2.5 नहीं 3 हो गया। और शासन ने उधर के जो आधे एक मोर्चे थे उनको आधे बना दिए हैं, उनका मनोबल तोड़ दिया है। और देश के अंदर जो आधे मोर्चे का उल्लेख किया था 10 रुपये बहुत 10 मतलब तीव्रता से खड़े हैं, बहुत प्रकार के प्रपंच रच रहे हैं, हमको अलग अलग प्रकार के झांसों में बताने की कोशिश कर रहे हैं, क्या करना है, क्या नहीं करना, क्यों करना है, मतलब भाईचारे की बात कर रहे हैं। भाईचारे की सारी बातें भूलते हैं उनके राम बगल ये उनका निष्पक्ष उदाहरण है। तो मैं जो बोल रहा हूँ, हो सकता है बहुत से लोग मेरी बातों से सहमत ना हो, जो आज सहमत नहीं है, जो हमारे साथ आज नहीं है, वो कीमत चुकाएंगे। इस देश ने बहुत दिनों से कीमत नहीं चुकाई। जो जीवन हम सुखपूर्वक जी रहे हैं, इसकी कीमत नहीं चुकाई। 1857 के समय कुछ कीमत चुकाई थी। प्रथम विश्व युद्ध में हम किसी के पक्ष में नहीं थे, इसलिए हमको कीमत नहीं चुकाना पड़ी। अब संकट जो है दरवाजे पे आ गया है, आप जागृत हो जाओ, कीमत चुकाने के लिए तैयार जो जितने जल्दी हो जाएगा वो उतनी कम कीमत चुकाएगा। और जो सोता रहेगा, जैसा कि सोया हुआ समझ जगेगा तो भारत का भाग जगेगा। तो हमको समझ जगाना है, और जो नहीं जगेगा वो निश्चित ही कीमत चुकाएगा। जो आज हमारी बातों से सहमत नहीं है, आज नहीं तो कल होगा। हम शासन के भरोसे नहीं रहे। जो संकट आने वाला है, शासन ऐसा रहा जो हमारी विचारधारा से सहमत होगा, वो संकट 10 साल बाद आएगा, मगर संकट आएगा जरूर। शासन ऐसा रहा जो हमारी विचारधारा से सहमत नहीं है, तो संकट 5 साल बाद आएगा, पर आएगा। संकट से हम बच नहीं सकते। स्पष्ट रूप से समाज को चेताने की कोशिश कर रहा हूँ कि संकट तो आएगा ही आएगा, और उसका पूरी दृढ़ता से सामना करना पड़ेगा। यदि हम आने वाले संकट को समझ गए, उसकी दृढ़ता से सामना करने के लिए तैयार हो गए, तो हमको कम कीमत चुकाना पड़ेगी। जिसका हमारे अंदर आलस रहेगा और नकारने का भाव रहेगा संकट को, उतनी ही ज़्यादा कीमत हमको चुकानी ही पड़ेगी। हम जीतेंगे, निश्चित जीतेंगे, क्योंकि हमारे अग्रजों ने और हमने भी समस्या समझ ली है, और उस समस्या को समझकर उसके निवारण के लिए हम अग्रसर हो चुके हैं। तो हम जीतेंगे, हम नष्ट नहीं होने वाले, पर उसकी क्या कीमत देंगे ये हमको तय करना है। तो हम कीमत देने के लिए तैयार हो जाएं, और जिस प्रकार के हमारे सामने वाले प्रपंच रखे, उसी प्रकार का मतलब जवाब हमको देना है। कोई धरना दे रहा है तो धरने से जवाब देना है, कोई राजनीति के द्वारा कर रहा है तो राजनीति के द्वारा जवाब देना है, कोई वोट के द्वारा कर रहा है तो वोट के द्वारा जवाब देना है। पर हम संगठित होकर हमको सामने वालों का जैसा मतलब हमारी तरफ हमला होगा, उसी प्रकार से हमको जवाब देना है। और यदि हम संगठित होकर जवाब देने के लिए तैयार भी हो गए, तो हम सारी समस्याओं का निवारण कर लेंगे। आज का समय ज़्यादा कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं है। सब व्यक्ति समझदार है, सब न्यूज़ देख रहे हैं, सब समझते हैं। 1857 का जो समय हमें संकट आया था, डायरेक्ट एक्शन या वैसा कुछ जो हमने देखा था, हमने ज़्यादा क्षति वहाँ उठाई बंगाल में उस टाइम किसकी सरकार थी। आप समझ सकते हैं कि अभी भी संकट आएगा तो जहाँ असंगठित हैं,
हम वहाँ या जहाँ हमारी विचारधारा के लोग नहीं हैं सत्ता में, वहाँ ज़्यादा क्षति उठाएंगे। मगर शासन के भरोसे हम जीत नहीं सकते। हम इस संकट को शासन के भरोसे पार नहीं कर सकते। संकट तो हमको हमारे सीने पे झेलना है, और जिसने पीठ दिखाई उसका तो नष्ट होना ही होना है, उसका तो अस्तित्व बचना ही नहीं है। इसलिए आने वाले समय को देखते हुए हम अपने आप को तैयार कर लें, और तैयार करने के लिए बहुत बड़े बड़े काम करने की ज़रूरत नहीं है। अभी पंच परिवर्तन के नाम से एक छोटा सा मंत्र हमको ऊपर से दिया गया है। वो 5 परिवर्तन यदि हम करते हैं तो हमारा समाज बहुत संगठित होगा। पहला परिवर्तन स्वदेश, स्वयं का भाव जागरण करना। मतलब हम हर तरह से स्वदेशी की तरफ बढ़ेंगे, स्वजन की तरफ बढ़ेंगे और अपनाएंगे, स्वदेशी अपनाएंगे। तो स्वदेशी की भावना केवल देश का उत्पादन नहीं, ग्राम से ही शुरू करें। हमारे ग्राम, पहले हमारा पैसा हमारे ग्राम में ही जाना चाहिए। ग्राम में जो साधन उपलब्ध है पहले हम इनका उपयोग करें, फिर शहर का, फिर जिले का, फिर प्रांत का। इस प्रकार से स्वदेशी मतलब जरूरी तो भारत ही। जैसे हमारी पहले व्यवस्था थी, हमारे गांव स्वावलंबी थे, वही शिक्षा थी, वही सारे रोजगार थे, वही है ना, हमको चिकित्सा मिलती थी। तो हमको स्वदेशी की तरफ बढ़ना होगा। तो पहला पंच परिवर्तन जो है स्वदेशी। दूसरा जो है नागरिक कर्तव्य। हर व्यक्ति को अपने कर्तव्य का बोध होना चाहिए। हमारा हिंदुस्तान हम रोड पे चल रहे हैं तो किस प्रकार से चल रहे हैं, हम हमारे कुछ सुविधाएं शासन दे रहा है उसका हम दुरुपयोग तो नहीं कर रहे हैं। हम अपने कर्तव्यों का बोध, यदि नागरिक कर्तव्य, लाइसेंस लेके चलना, ठीक तरीके से चलना, लाइटों को बंद करना, पानी को अपव्यय नहीं करना, इस प्रकार से नागरिक कर्तव्य बोध का यदि हमको बोध हो जाए तो हम बहुत कुछ समाज को सुधार पाएंगे। इसी प्रकार से तीसरा जो है पर्यावरण। जैसा कि आज बहुत शोध है पर्यावरण को लेके, बहुत सारे बड़ी बड़ी गोष्ठी होती हैं, कई देश इस पर विचार करते हैं, पर उसके लिए वो काम नहीं हो रहा जो होना चाहिए। तो पर्यावरण, चाहे वो जल प्रदूषण हो, पानी को लेकर के भूमि प्रदूषण हो, या ध्वनि प्रदूषण हो, या वायु प्रदूषण हो, जिस प्रकार से पर्यावरण को हम सतत क्षति पहुंचा रहे हैं, आने वाली पीढ़ी क्या करेगी? सांस लेने लायक नहीं रहेगा, हमारा सारा उत्पादन घट जाएगा। हम लगातार केमिकल का उपयोग कर रहे हैं। तो हमें पर्यावरण की ओर ध्यान देने की जरूरत है, गोबर खाद की ओर ध्यान देने की जरूरत है, केमिकल से दूर हटके ऑर्गेनिक खेती की ओर जाने की जरूरत है। यदि हम ऐसा करते हैं तो हम हमारे स्वास्थ्य को ठीक रख पाएंगे। हम बहुत सारा पैसा जो दवाइयों पर खर्च कर रहे हैं वो नहीं करेंगे, हम योग की तरफ बढ़ेंगे, हम सब स्वस्थ होंगे। तो तीसरा जो है पर्यावरण, तो हमको ध्यान देने की जरूरत है। फिर हमको सामाजिक संरचना, सामाजिक संरचना नहीं रहेगी, समाज का कोई सहयोग होगा तो समाज का विकास ही होगा। हम समाज संगठित करना है, मजबूत करना है, तो हमको सामाजिक संरचना पे ध्यान देना पड़ेगा। समाज के सभी हिस्सों को लेकर के हमको आगे बढ़ने की जरूरत है। जो पीछे रह गए, जो शिक्षा में, आर्थिक रूप से, उनको हमको साथ लेकर चलने की जरूरत है। चौथा जो है कुटुंब प्रबोधन। कुटुंब प्रबोधन के द्वारा हमारे घर के अंदर जो मोबाइल के द्वारा, टीवी के द्वारा, अन्य मार्केट के द्वारा हमको जो कुरीतियाँ समाज के अंदर आ गई, जो चीज़ हमको नहीं चाहिए वो भी खरीदने के लिए हमको प्रेरित किया जा रहा है, और एकांकी परिवार हो जा रहे हैं, समाज के विभाजन हो जा रहे हैं। तो हमको यदि हम खुद एक नहीं होंगे, हमारा कुटुंब परिवार एक नहीं होगा, तो हम समाज के लिए कैसे कर पाएंगे? तो एक होने की शुरुआत हमको हमारे परिवार से करना पड़ी होगी। सबल होने की शुरुआत हमको हमारे परिवार से करना पड़ेगी। संस्कारों की शुरुआत हमको हमारे परिवार से करना पड़ेगी। तो जो 5वां बिंदु है वो कुटुंब प्रबोधन है। कुटुंब प्रबोधन के द्वारा ये जो 5 मैंने आपको पंच परिवर्तन की बात कही है, इन परिवर्तन के द्वारा हमको हमारे समाज को मजबूत करने की ज़रूरत है। यदि हम पंच परिवर्तन के छोटे छोटे काम हम कर लेंगे तो हमारा समाज काफ़ी मतलब मजबूत होगा, और आने वाली समस्याओं, समाज मजबूत होगा तो सारी प्रकार की आने वाली समस्याओं को हम सामना कर सकेंगे। तो आज मेरी तरफ से ज़्यादा कुछ बोलने को नहीं था, सभी विषयों की और केवल मैंने इंगित किया है, इशारा किया है, आप सब समझ सकते हैं।
इतना ही बात कहते हैं अपनी बात।